लर्नर्स। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नीट एग्जामिनेशन में एंड सीबीएसई एग्जामिनेशन में आए हैं। आई होप आपने सारे लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, उसके बाद में आप पीवाईक्यूज वाला लेक्चर देख रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड नहीं करे होंगे तो ये रट्टा लगाने वाली बात हो गई, और लेक्चर अटेंड करेंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि ये सारी चीजें हमने अपने लेक्चर्स में आपको समझाई है, तो रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले हमारे पास में आते हैं नीट पीवाईक्यूज, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इन ह्यूमन फीमेल्स meiosis 2 is not completed until। ये था नीट 2016 का क्वेश्चन। ए प्यूबर्टी, बी फर्टिलाइजेशन, सी बर्थ, डी मेनोपॉज। तो हमें पता है कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट होता है ना। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है एंड सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है ओवम के अंदर एंड सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में, जैसा कि हमने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पढ़ा था। तो हमारा करेक्ट आंसर है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इज। ग्राफिन फॉलिकल के रप्चर के लिए आपको पता है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। LH सर्ज होता है 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो ट्रिगर करता है रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में से। इसमें से हमारे पास में 2015 में क्वेश्चन आया था, इन ह्यूमन फीमेल स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यू टू। ह्यूमन मेल्स के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस किसकी वजह से इनिशिएट होता है? FSH, LH, इनिमिन या एंडोजेनस। तो हमारा आंसर आता है FSH हार्मोन। ठीक है, आपने पढ़ा था हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी से रिलीज कराएगा गोनाडोट्रोफिन्स FSH एंड LH। वो FSH एंड LH में से FSH जाके एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहे थे। LH एक्ट करता है लेडिक सेल पे, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा रहे थे। ये हमने पढ़ा था हमारे लेक्चर के अंदर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास में? FSH। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं फर्टिलाइजेशन टॉपिक में से क्वेश्चन। सो एक्रोसोम रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर्स ड्यू टू। ये आया नीट 2013 के अंदर में। एक्रोसोम रिएक्शन किसकी वजह से होती है? ए एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सेकेंडरी oocyte, बी रिलीज ऑफ लाइटिक एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ज़ोना पेलुसिडा, सी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, डी फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। तो एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है उसमें से हमारे पास में लाइटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे एंड ज़ोना पेलुसिडा को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, ताकि स्पर्म अंदर एंटर कर पाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स जनरली अकर कहाँ पे होता है? ये फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा, यूट्रस में होगा, एम्पिलरी स्टमक जंक्शन में होगा या सर्विक्स में होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है एम्पिलरी स्टमक जंक्शन। अब हमारी एनसीईआरटी में एम्पिलरी रीजन लिखा हुआ होता है, तो एम्पिलरी रीजन अगर होगा तो आप एम्पिलरी रीजन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में से। सो द ह्यूमन एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड। क्या कहते हैं 16 ब्लास्टोमेयर वाले ह्यूमन एम्ब्रियो को? उसको कहा जाता है मोड्यूला। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 16 ब्लास्टोमेयर वाले को हम कहते हैं मोड्यूला। The first movement and appearance of hair on the human fetus on which observed during which month of the pregnancy। ये एक सवाल तो मैंने लेक्चर में भी डिस्कस करा था, ये वाला अगर आपने लेक्चर अटेंड करा था तो कौन से मंथ में होता है? 5th मंथ में होता है। प्लेसेंटा एंड हार्मोन पे सवाल। The hormone produced during pregnancy which relaxes pelvic ligaments and helps in parturition is। जो रिलैक्सेशन के अंदर में हेल्प करता है कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन हार्मोन होता है एंड पार्चुरेशन बच्चे की डिलीवरी के अंदर में हेल्प करेगा। कि यहाँ पे रिलैक्सिस पेल्विक लिगामेंट्स आया है, इसलिए हमने क्या सही आंसर बोला है? रिलैक्सिन बोला है। अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है तो होता ऑक्सीटोसिन। Which of the following hormone is not secreted by placenta? HCG, HPL, relaxin, LH। तो इनमें से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज नहीं करता है? तो LH नहीं करता है। वैसे तो रिलैक्सिन भी ओवरी करती है ना, बट यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कर दोगे LH।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में पार्चुरेशन और लैक्टेशन में से सवाल। कौन सा हार्मोन मिल्क इजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये भी मैंने लेक्चर के अंदर में डिस्कस करा था सवाल कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है मिल्क लेट डाउन के लिए हमारे पास में, ठीक है। एंड फीटल इजेशन के लिए भी, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल था ये दोनों हम लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं। देन हमारे पास में आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज, ये नीट 2014 में आया। बच्चों इनकी तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए अगर लेक्चर देखे हैं तो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन क्या था? प्रोजेस्टेरॉन बनाना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। तो क्या आ जाएगा? सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। हमको ऐसे टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए कि ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना हो हमें। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर, स्पर्म जो रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कैसे होते हैं? क्या नॉन मोटाइल होते हैं? ये तो करेक्ट इनकरेक्ट है। मोटाइल होते हैं, केपेबल होते हैं, ये सही है। फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं। इमोटाइल बट केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इमोटाइल होते हैं बट केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन के। अच्छा सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म निकले हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाते हैं? रेडिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, वासा डिफरेंस, फिर एपिडिडाइमिस में जाके वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मैच्योर होते हैं। मतलब बाद में जो स्पर्म रिलीज होगा, ठीक है, जो स्पर्म रिलीज होके जाता है टेस्टिस से, बाद में वो स्पर्म होते हैं मोटाइल एंड केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट इनिशियली जब वो कहाँ से निकले? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकले हैं, तब वो कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल एंड इनकेपेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं कुछ ईयर वाइज पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में से। तो सबसे पहला है 2008 का क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल अ ह्यूमन स्पर्म। एक ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ करो एंड लेबलिंग करो। तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देना है, सारे लेबल आपको कर देने हैं इसके अंदर में। डायग्राम के अंदर एक्रोसोम दिखना चाहिए आपको, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडिल पीस जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, टेल रीजन, सारे अच्छे से दिखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 2009 का क्वेश्चन, डिफाइन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? मदर का मिल्क होता है। तो कोलेस्ट्रम इज द अर्ली मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय द मदर आफ्टर पार्चुरेशन या पोस्टपार्टम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज व्हिच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न्स। नेक्स्ट है 2010 का क्वेश्चन, प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, जस्टिफाई। ये तो मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे भी डिस्कस करा था, मैंने लिखे थे नोट साइड में कि प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट क्यों करता है? बिकॉज इट सिक्रीट्स सेवरल हार्मोन्स विच सपोर्ट प्रेगनेंसी। कौन कौन से हार्मोन है? HCG ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन क्या करता है? रिलीज करता है हमारा प्लेसेंटा, इसलिए इसको हम कहते हैं इट एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट्स इफेक्ट ऑन द यूट्रस इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इन ह्यूमन फीमेल। कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवम का, और इसका इफेक्ट क्या आएगा यूट्रस पे? सबसे पहला तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। एंड किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कॉर्पस एल्बिकस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसका यूट्रस पे क्या इफेक्ट आता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट डिक्लाइन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी, है ना। कितना आसान है, बट पॉइंट टू पॉइंट हर पार्ट का आपको जवाब देना है, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हर पार्ट के इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ये बताना है इसका फेट क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सडनली फॉल होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाती है। ये बच्चों ये सबका सारी चीजें हमने अपने लेक्चर में कंप्लीट करी है ना। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा जो देख रहा है यार ये तो इतने डिफिकल्ट सवाल है, ये क्या है क्या नहीं है, तो इतने आसान तरीके में हमने लेक्चर में सब कुछ समझाया, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बायो को समझने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन मेल इज अ हार्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस। जस्टिफाई करो कैसे है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिस एक्सिस से। ये नहीं पे लिखोगे तो भी चलेगा, आप
लिख सकते हो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जीएनआरएच एक्ट करता है पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी सिक्रीट करता है एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे, हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर में, एलएच एक्ट करेगा लेटेक्स सेल पे, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। ठीक है, ये अब फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था और मैंने आपको बोला भी था अगर इस तरीके से एग्जाम में बना के आओगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखना है, ऊपर हाइपोथैलेमस लिखना है, यहाँ पे गिवन नहीं है आपको। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच, इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज एलएच एंड एफएसएच, एलएच एक्ट करेगा लेटेक्स सेल पे, एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, ये इनिशिएट कराएगा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या था याद करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है स्पर्मियोजेनेसिस क्या था और स्पर्मिएशन क्या था, है ना। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगी जब आपका। एलएच एक्ट करेगा लेटेक्स सेल पे, जो सिंथेसाइज एंड सिक्रीट कराएगा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स, जो स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो ये आप इस तरीके से इतने से फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप पूरा आंसर याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपसे ये सवाल भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क क्या था, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है दैट इज मेनार्क। ठीक है, जो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मेनोपॉज जो सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी अराउंड 45 to 50 ईयर ऑफ एज, और ये क्या करेगा, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को मार्क करता है, मार्क्स एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। एक सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मार्क करेगा ऑनसेट स्टार्टिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, एक सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मार्क करेगा एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट है हाउ एंड व्हेन इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है एंड व्हेन डज इट प्रीग्रेस। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, जब ओवुलेशन होता है उस टाइम पे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो जो ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुआ वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर में, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ये कब रिग्रेस होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये रिग्रेस के किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस के अंदर में, जो अभी अपन ने पहले भी देखा कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सडनली क्या करेगा, फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। सब चीजें हमने लेक्चर्स में पढ़ी है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हमें ऑलरेडी। 2012 का सवाल है, where does only one sperm enter an ovum during fertilization and how is this ensured, where नहीं आएगा, why। ठीक है, क्यों सिर्फ सिंगल स्पर्म एंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और ये इंश्योर कैसे किया जाता है। स्पर्म एंट्री कहाँ पे होती है, ज़ोना पेलिसिटा लेयर की वहाँ पे होती है। अब अपन ने जो लेक्चर पढ़ा था मैंने एक वीडियो दिखाई थी कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स बर्स्ट हो जाते हैं, ज़ोना पेलिसिटा में चेंज जाता है, वो ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स, एक स्पर्म की एंट्री के बाद में। तो ओवम मेम्ब्रेन क्या होती है, डिपोलराइज हो जाती है, ब्लॉक कर देती है दूसरे स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, तो एक स्पर्म के एंटर होने के बाद में मेम्ब्रेन के अंदर में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि दूसरे स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, ये हमने वीडियो के अंदर में देखा था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट था कहाँ पे बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में क्या थी, आउटर लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, इधर था इनर सेल मास। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, अटैच होता था एंडोमेट्रियम के साथ में, तो ट्रोफोब्लास्ट का काम था एंडोमेट्रियम से अटैच होने का। Which embryonic stage implants in the uterine wall, कौन सी embryonic stage implant होती है यूट्रस की वॉल में, मोरुला या ब्लास्टुला। आंसर क्या है, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। Which hormone is released during parturition, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। And what triggers its release, उसका ट्रिगर क्या होता है, तो ठीक है ट्रिगर क्या होता है, फीटल एजुकेशन रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा था, सबसे पहला जो उसका हमारे पास में सिग्नल था कहाँ से आता था, प्लेसेंटा से, फीटस से आता था। ठीक है, जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते थे, सिग्नल गया था हाइपोथैलेमस के पास में, उसने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दो। ये क्या था, पूरा फीटल एजुकेशन रिफ्लेक्स था। सो इट वाज ट्रिगर्ड बाय फीटल एजुकेशन रिफ्लेक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, सीबीएसई 2012 का सवाल। ये तो यहीं पे आ गया जो मैंने तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताने को बोला। हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, नॉन मोटाइल स्फेरिकल स्पर्मेटिड्स मोटाइल स्पर्मेटोजोआ के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
स्पर्मिएशन का प्रोसेस क्या है, जो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ है वो सर्टोली सेल से रिलीज हो गए एंड क्या हो गया, रिलीज आउट हो गए हमारे पास में, तो हो गया स्पर्मिएशन हमारे पास में। तो स्पर्मियोजेनेसिस, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो गए स्पर्मेटोजोआ में एंड स्पर्मेटोजोआ का जो रिलीज होगा दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन प्रोसेस। वेयर इज एक्रोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमंस, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, केप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है कि इसमें क्या होते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ज़ोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने के काम में आते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्पर्म के पेनिट्रेशन को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। जो पूरा हमने एक वीडियो देखा था, है ना बच्चों, जिस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो स्पर्म आया, स्पर्म ने क्या करा, एनकाउंटर करा पहले कोरोना रेडिएटा को, फिर गया ज़ोना पेलुसिडा के पास में, फिर एक्रोसोम पोस्ट हुआ, लाइटिक एंजाइम की मदद से क्या हुआ, स्पर्म पेनिट्रेट कर दिया, अंदर चले गया, है ना। तो यही हमसे आप यहाँ पे सवाल पूछा है। इसके अंदर क्या आते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे जो ज़ोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व करने के अंदर में हेल्प करता है हमारे पास में एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या था, ये डिस्क स्ट्रक्चर प्लेसेंटा था, यहाँ पे एम्ब्रियो था, दोनों को कनेक्ट करने का काम क्या कर रहा था, अम्बिलिकल कॉर्ड करता है, प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करेगा, फीटस को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा मदर से, फीटस से जो CO2 एंड वेस्ट जनरेट होगा इसको वापस मदर के ब्लड में सप्लाई कर देगा एंड क्या है, लाइफ लाइन है मदर एंड फीटस के बीच में, ताकि प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए। ये भी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। 2014 में क्या क्या सवाल आए, सो वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस, डिस्क्राइब द प्रोसेस। बहुत आसान है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्ब्रियोनरी स्टमक जंक्शन में या एम्ब्रियोनरी रीजन के अंदर में होता है, ठीक है। अब उसका पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब कर देना कि स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आया, एक्रोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया, देन स्पर्म एंटर करा ओवम के अंदर में, ओवम के अंदर में जब एंटर करा तो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया ओवम के अंदर में एंड सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो गया ओवा के अंदर में एंड सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर में। फीमेल प्रोन्यूक्लियस मेल प्रोन्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो गया, हमें मिल गया डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो आपने वो वीडियो के अंदर में देखा, हमने लेक्चर के अंदर में देखा था, वो सब आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सब कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि मैम ने ये लैंग्वेज बता दी है यही लिखना है, नहीं, आपको आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं ताकि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बट मेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाने चाहिए, तो आंसर्स रटने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, बस मेन कीवर्ड्स की पॉइंट्स सारे उसके अंदर कवर होने चाहिए आपके। 2015 का सवाल है, डिस्क्राइब ओवेरियन एंड यूट्राइन इवेंट्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्पेसिफिक डेज में ओवेरियन एंड यूट्राइन इवेंट्स आपको बताने हैं। अब आपसे पूछा है 13 से 15 डे में क्या क्या ओवेरियन इवेंट होते हैं, 16 से 23 डेज में क्या ओवेरियन हार्मोन लेवल है एंड 24 से 29 डेज में क्या है। तो ये सब अलग अलग फेजेस में आपसे पूछा है, ओवरी में क्या चेंजेस है, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस है उस टाइम पे। तो डे 13 टू डे 15 की बात करते हैं तो ओवुलेशन होता है, FSH एंड LH का पीक आता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा उस टाइम पे, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होगा, ग्राफेन फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरोन। अपनी खुद की भाषा में लिख सकते हैं आप। आपको अगर वो सिंपली ग्राफ आपके दिमाग में याद होगा ना बच्चों, तो आपको छट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आया 16 से 23 डेज, 16 से 23 डेज में आ गया हमारे पास में, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना है तो ल्यूटियल फेज आया, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा। एंडोमेट्रियम में क्या चेंज आएगा, एंडोमेट्रियम थिक होने लग जाती है उस टाइम पे, तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी, आप लिख सकते हो। डे 24 से डे 29 में क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप हो जाएगा, एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो जाएगी। अगर डे 24 से डे 29 में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये केस में बताना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास में मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा, एंडोमेट्रियम थिक रहेंगे हमारे पास में, ताकि ब्लास्टोसिस्ट वहाँ पे इम्प्लांट हो जाए हमारे पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में आपको डिस्क्राइब कर देना है क्या क्या है। देखो लैंग्वेज अपनी भाषा में लिख देना है,
मेन पॉइंट्स कवर होंगे तो एग्जामिनर अंडरलाइन करके आपको मार्क्स दे देता है, वो आपके मेन पॉइंट्स ढूंढता है कि सारे पॉइंट्स कवर करे हैं क्या। ऐसा कुछ नहीं कि ESMR वॉज वर मुझे अच्छे से नहीं आता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2017 का सवाल है, ड्रॉ एंड लेबल सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ह्यूमन सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का आपसे सेक्शनल व्यू पूछा है, टीएस पूछा है, तो टीएस वाला डायग्राम आपको बना के आ जाना है, लेबलिंग कर देना है इसके अंदर में, सब बताना है इसके अंदर में कि ये स्पर्मेटोगोनिया है, साइड में बीच में स्पर्मेटोजोआ है, ये रेड वाले क्या है अपने पास में इंटरस्टिशियल स्पेस होती है जिसमें ये इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है, इधर सेंटर में क्या है सर्टोली सेल है। तो डायग्राम वैसे भी आपको प्रैक्टिकल के लिए याद करना है ये वाला, है ना। टीएस वाला ये डायग्राम आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको याद करके वहां पे वैसे भी बना के आना है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लो ताकि आपके रिटन एग्जाम में भी काम आ जाएगा, प्रैक्टिकल में भी काम में आ जाएगा, है ना, दो फायदे हैं। अब आता है 2018 का क्वेश्चन, वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ड्रॉ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म और उसके 3 पार्ट लेबल करो। तो सेम स्पर्म का डायग्राम बना के कोई भी 3 पार्ट लेबल कर देना आप लोग। एक्रोसोम बता देना, मेटल पीस बता दिया, टेल बता दिया, फंक्शन भी पूछे, अच्छा यहाँ पे फंक्शन भी पूछे तो आप फंक्शन बताया आपने, एक्रोसोम का फंक्शन बताया, इट हैज लाइटिक एंजाइम्स which helps in penetration of the egg, middle piece में it has mitochondria which provides energy for the swimming, tail helps in the movement or motility। 2023 का सवाल है, in which of the following option does the endocrine gland correctly match with its hormonal secretion and its function। इनमें से कौन से केस में जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है ये अपने हार्मोन के साथ में फंक्शन के साथ में मैच करती है, चलो देखते हैं। सर्टोली सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती है क्या? नहीं, लेडिक सेल बनाती है, गलत है। प्लेसेंटा एस्ट्रोजन बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता तो है प्लेसेंटा, है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे बना रहा था। इनिशियल सिक्रेशन ऑफ मिल्क, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। लेडिक सेल एंड्रोजन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है, इनिशिएट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये सही है। डी ऑप्शन, ओवरी एफएसएच बनाती है बट ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ओवरी एफएसएच बना रही थी क्या? एफएसएच तो कहाँ से आ रहा था, पिट्यूटरी से आ रहा था अपने पास में, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, गलत है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2024 का सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। आपको ये इवेंट दिए गए हैं 1 से 5 तक, आपको पता लगाना है ABCD में से कौन सा सीक्वेंस सही है। एक बार इवेंट पढ़ लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ FSH, ओव्यूलेशन, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, देन हमारे पास में आता है सडन इंक्रीज इन LH। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ FSH सबसे पहले होता है हमारे पास में, इसकी वजह से फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, oogenesis होगा। ठीक है, फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, oogenesis हुआ। 14th डे पे हमारे पास में क्या होगा, सडन इंक्रीज होता है LH में, जिसके इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन हुआ तो ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर में, है ना, ये प्रोसेस था पूरा। सबसे पहले हुआ सिक्रीशन ऑफ FSH, ग्रोथ हुई फॉलिकल्स की, oogenesis, देन हमारे पास में आया सडन इंक्रीज हुआ LH में, LH सर्च हुआ, LH सर्च के इन्फ्लुएंस में ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन होने के बाद में ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला अगर डायग्राम भी याद है तो आप अच्छे से इन इवेंट्स को पता कर सकते हैं किसका क्या सीक्वेंस होगा। तो बच्चों इसके साथ में हमने नीट के PYQs CBSE एग्जामिनेशन के सारे PYQs यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आपको अगर कहीं पे भी कुछ डाउट आया है तो एक बार तो जाके लेक्चर्स देखो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए होते तो आप ये सारे सवालों के जवाब आसानी से दे पाते, आपको किसी भी तरीके की मुश्किल नहीं होती। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, दूसरों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप, ताकि फर्दर जो भी लेक्चर्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में आते रहे। थैंक यू।